कोई दुनिया में और मुल्क है जो अपनी न्यूक्लियर होने वाला दिन मनाते हैं। मेन क्रेडिट एटमी कुव्वत होने का किसको दें आपके ख्याल से? मेरे तो ख्याल में एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एक कह रहा है मैंने एटम बम बनाया, फलाना बनाया, एज इफ उनकी फैक्ट्री लगी हुई थी। और हमारा हमेशा से ये बनाने का प्रोग्राम ही इस पे बना था। इट इज अ डिटरेंट अगेंस्ट इंडिया। खत्म। नथिंग मोर, नथिंग लेस। हम्म, और इंडिया ने ट्राई कर लिया है और अब वो इट्स अ क्लोज चैप्टर। कौमियत का जो जज्बा है वो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आपके सर्वाइवल के लिए या आपके जिंदा रहने के लिए। तो सवाल हमें जो सब अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम उस पैमाने पर, कौमियत के पैमाने पर पूरा उतर रहे हैं? हम्म। क्या अभी भी हम पहले बंगाली और पंजाबी कहलाते थे, अब भी हम बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी के चक्रों में हैं? अस्सलामुअलैकुम द डिजिटल ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर 5 बड़े कामयाब तजुर्बे किए, लेकिन तारीख़ ने इस दिन को यौम तकबीर के हवाले से याद रखा है। हम एटमी कुव्वत तो बन गए, मगर यहाँ पे सवाल ये है कि इस मुल्क के लिए एटमी ताकत बनना काफ़ी है? क्या हमें मज़ीद शोबों में तरक्की नहीं करनी चाहिए? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ यासीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सवाल ये करूँगी कि ना हम झुके, ना झुके थे, ना झुकेंगे, और हम एटमी कुव्वत बन गए। तो सर, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एटमी कुव्वत बनने से हमने साबित किया कि हम नहीं झुके? ये आप हमारी तारीख इसके ऊपर थोड़ा फर्क है। लेकिन मैं उससे पहले ये 28 मई की रेफरेंस से बात करूंगा कि कोई दुनिया में और मुल्क है जो अपनी न्यूक्लियर होने वाला दिन मनाते हैं? क्या उन पर प्रेशर्स नहीं थे? क्या उन्होंने भी एक सीक्रेट तरीके से नहीं बनाया या ओपनली बनाया? सो हमें शायद मिन हैसुल कौम ये फैसला करना होगा कि हम किन चीज़ों में मनाने में लगे हुए हैं। हुँ, क्या ये कौमी तशख़्ख़ुस था या क्या ये एक कंपल्शन थी हमारी उस वक्त? सो ये बड़ा ज़रूरी है। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं हुँ, आएगी, अब मैं तो चैलेंज करता हूँ, कौन सा मुल्क है जो आप किसी, कोई गूगल कोई कर लें, किस मुल्क में लिखा होगा कि फलां तारीख को वो न्यूक्लियर हो गए थे? हुँ, अमेरिका का एक है बेंचमार्क, जब उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक की, हुँ, तो वो एक बेंचमार्क था। बट यहाँ हम लोगों ने थोड़ा इसको ओवर प्ले कर दिया है। अब हम शायद 14 अगस्त उस तरह नहीं मनाते जिस तरह 28 में मनाना शुरू कर दिया है। हुँ, और शायद ये इसकी ये वजह भी है कि 14 अगस्त जिन लोगों ने मुमकिन बनाई वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जो जिंदा हैं, जिनके ज़माने में हम न्यूक्लियर पावर बने, वो इसको कंधे पे उठा के फिर रहे हैं, हुँ, हुआ उनका रोल था या नहीं था। और इसको मेरे तो ख्याल में एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एक कह रहा है मैंने एटम बम बनाया, फलाना बनाया, एज इफ उनकी फैक्ट्री लगी हुई थी। हुँ, वेयरएज मेरे ख्याल में जो जिसको फौज में या एक कहते हैं ना, एक अननोन सोल्जर, साइलेंट सोल्जर, हुँ, उनका कोई नाम नहीं लेता। हुँ, सैकड़ों साइंसदान थे, औरतें, मर्द, जिन्होंने अपने दिन रात लगाए और उन्होंने इस पे काम किया प्रोजेक्ट के ऊपर। हुँ, मसलन गुलाम इसाक खान का कोई नाम नहीं लेता, आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। वो बंदा था जिसने तमाम इसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो चलाया करते थे, एज सेक्रेटरी फाइनेंस, और बाद में सेक्रेटरी जनरल फाइनेंस बने वो, हुँ, और फिर वो सदर भी बने। हुँ, तो उनका नाम कोई नहीं लेता, ठीक है। सो इसलिए हम शायद हीरो ढूंढ के बनाने के उसमें हैं, जो असली हीरो हैं उनको हुँ, क्रेडिट हम नहीं देने के उसमें कि भाई हुँ, मैं जिंदा हूँ, बस मेरे ही उसके ऊपर है। ये जो पॉलिटिकली आजकल लोग कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप गौर करें तो भुट्टो साहब ने शायद 74 में ऐलान किया कि जी न्यूक्लियर हम बन जाएंगे, या 7 तो 74 से लेके और 28 में क्या 88 थी, 89, 89 98, है जी। हाँ, 1998। 99 उस वक्त तक कितनी गवर्नमेंट चेंज हुई, हुँ,
कई गवर्नमेंट्स चेंज हुई, वो मतलब है। सो इसलिए वो उन सब को हम जीरो कर दें, और वो कई एक तो अल्टरनेट हो रही थी, मतलब एक जा रही थी वो आ जाती थी, फिर वो पहले वाली आ जाती थी। सो इसलिए ये क्लेम तो कोई कर ही नहीं सकता ना। सर, लेकिन अहम सवाल ये है कि किसी भी मुल्क के लिए एटमी क़ुव्वत बनना, क्या उस मुल्क के लिए जो है अपने अमन के लिए और इस सियासी इस्तेहकाम के लिए, तरक्की के लिए, क्या आप समझते हैं कि काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा व्यू ये है कि कौमियत का जो जज्बा है वो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आपके सर्वाइवल के लिए या आपके जिंदा रहने के लिए। तो सवाल हमें जो सब अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम उस पैमाने पर, कौमियत के पैमाने पर पूरा उतर रहे हैं? क्या अभी भी हम पहले बंगाली और पंजाबी कहलाते थे, अब भी हम बलोच, पठान, सिंधी, पंजाबी के चक्रों में हैं? अभी भी वो जो है हमारी डिवीजन है, अगर उससे निकल आते हैं तो कोई खान है, कोई राजपूत है, कोई मलिक है, कोई अवान है, कोई फलाना है, कोई दरेजो है, कोई कुछ है। हम उन्हीं चीजों में गुम हुए हुए हैं। सो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक सपोर्टिंग एलिमेंट हो सकता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, कि आप मिन हैसुल कौम ठीक है, ये एक आपके पास एडिशनल है जो आपको फिजिकल थ्रेट से बचा रहा है। याद रखिए, फिजिकल थ्रेट से ज्यादा खतरनाक है जो आइडियोलॉजिकल थ्रेट है। आपको मैं चैलेंज करूंगा, आप जरूर रिसर्च कर लीजिए। आप अभी बच्चों का सिलेबस निकाल लें, क्या उसके अंदर आपकी जद्दोजहद आज़ादी पढ़ाई जा रही है? अगर पढ़ाई जा रही है, किस तरह पढ़ाई जा रही है? आपका तो यहाँ तक हालात हो गए हैं कि आपने जहाद का लफ्ज किसी के कहने पर निकाल दिया अपने सिलेबस से। और जहाद का तो वेस्ट वाले कहते हैं जहाद का मतलब जंग है। नो, जहाद का जेहद से है, जद्दोजहद से है। आप गुर्बत के खिलाफ जहाद कर सकते हैं, आप गंदगी के खिलाफ जहाद कर सकते हैं, आप बीमारी के खिलाफ जहाद कर सकते हैं। हमने तो डर के मारे अपने सिलेबस में से जहाद का लफ्ज निकाल दिया। जो आयात थी जो हमें जहाद के लिए वो करती थी, हमने वो भी निकाल दी। तो अगर हम ये सब हमारा लक्षण है या हमारे अपने तरीके कार हैं, तो फिर हम न्यूक्लियर लेके फिरते रहेंगे। सर, ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर आज की जनरेशन की भी हम बात करें तो इंटरनेट का दौर है, हर बच्चे के हाथ में ये चीज़ है। लेकिन जहाँ तक तारीख़ हमें बताई जाए तो योम तकबीर तो हम मना रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट हम किस शख्सियत को दें? जैसे अभी आपने ख़ुद ज़िक्र किया, अब्दुल कदीर ख़ान बहुत बड़ा नाम है, हम अपने हीरोज़ की भी तो कदर नहीं करते। देखिए, हीरोज़ की कदर अच्छी बात है, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ। और डॉक्टर कदीर की मेरे ख्याल में ये एक मिसपरसेप्शन भी है कि उनको कोई लेट डाउन किया गया। उनकी कंट्रीब्यूशन को कभी चैलेंज नहीं किया गया। वो बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन थी। पर चंद एक टेक्निकल चीजें याद रखनी चाहिए। ही वाज अ मेटलर्जिस्ट, ही वाज नॉट अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। सो उनकी कंट्रीब्यूशन सब कुछ थी। वो नेदरलैंड से आए और सारा कुछ शुरू के दिनों में सब कुछ था। जिस वजह से उनके ऊपर कुछ एक्शन हुए, वो रीजंस बिल्कुल सही थे, और वो मैं आज भी शेयर नहीं कर सकता। वो एक डिप्लोमेटिक हमारे लिए मुसीबत थी, और उनकी सेफ्टी के लिए उनको जो है वो किया गया था। उनके काम से कभी इस चीज से इनकार नहीं किया गया, ये प्लीज याद रखिए। किसी जगह भी किसी गवर्नमेंट ने, किसी इदारे ने डॉक्टर कदीर खान को बुरा भला नहीं कहा। उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई गई थी, उसके जेन्युइन रीजंस थे। और अगर आप उस वक्त की लीडरशिप को नेशनलिस्ट मानते हैं तो फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन 2004 में या उस वक्त कहीं लगाई गई थी, तो आज 2024 हो गई है। तो बाद में कितनी हुकूमतें और कितनी रजीम्स गुजरी हैं, किसी को उनको निकाल के खड़ा कर लेना चाहिए था। तो इसलिए वो एक है, उनके हीरो होने के ऊपर कोई डिबेट नहीं है। ठीक है। सो ये भी थोड़ी सी वो है कि हम हीरो अपने वर्शिप नहीं करते। हीरो वर्शिप के लिए वही बात फिर वापस आ जाती है कि क्या आप पढ़ा रहे हैं लोगों को हीरोज के बारे में? पहले तो आप अपने पुराने हीरोज से शुरू करें। ये अगले दिन टीवी चैनल पर किसी ने पूछा था कायदे आजम के बर्थडे के बारे में, तो वो अच्छे भले जवान बच्चे थे, कॉलेज गोइंग और मैट्रिक टाइप, उनको नहीं पता थी। सो अगर आप कायदे आजम को
और हीरो बनाना खाली ये नहीं है कि उनकी तस्वीर हर दफ्तर में लगा दी जाए, वो भी अब तो कम हो गया है। लोगों ने उतार के अपने पॉलिटिकल लीडर्स की तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं, लेकिन आप उनकी अक़वाल पर अमल कर रहे हैं? क्या वो जो जो हमारा गवर्नर जनरल थे, जो एक कप चाय नहीं पीने देते थे किसी को सरकारी, उससे क्या हम उस पे अमल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हीरो तो तब होता है कि आप उसकी चीजों को फॉलो करें। और मैं इसमें बहुत बड़ी मिसाल दूंगा, नबी पाक जो है वो हमारे हीरो हैं। उनकी बातों पे अमल कुछ ना कुछ हम करते ही हैं, ठीक है। सो देयरफॉर हीरो वर्शिप अच्छी चीज है, लेकिन खाली उसको फ्रेम करके दीवार पे लगाने से हीरो वर्शिप सर नहीं लेकिन होती। अभी भी ये सवाल अपनी जगह पे बरकरार है। 1998 में एक एटमी कुव्वत के उस पे दुनिया के नक्शे पे हम सामने आए, तो जहाँ पे आपने कहा कि इतने लोगों की कंट्रीब्यूशंस थी, फिर भी आज भी इस बात पे तकरार होती है। कुछ पार्टियां कहती हैं कि इसमें हमारा बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन मेन क्रेडिट एटमी कुव्वत होने का किसको दें आपके ख्याल में? देखिए, एक फर्द को तो आप दे नहीं सकते। मेरा एक बड़ा ज़ाती व्यू है, जिसमें शायद काफी लोगों को तकलीफ हो, कि जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी जान का नजराना पेश किया इस प्रोग्राम के पीछे। ये बड़े कम लोग इसको कहने की जरूरत रखते हैं, मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि देखिए, भुट्टो साहब ने 74 में कहा और 77 में ही वाज आउट ऑफ पावर। सो 77 से लेके 89 तक जो 12 साल या 10 साल थे, जो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की दाग बेल डाली गई, जो इसको पूरा सेटअप किया गया, वो तो ज़िया का जमाना था। जब ज़िया साहब फौत हुए तो उस वक्त तो ये एक शेप ले चुका था ये प्रोग्राम, और वो कोई किसी में मॉरल गट्स नहीं है कि वो कहे कि नहीं यार, ज़ियाउल हक की भी कंट्रीब्यूशन थी। मैंने इसीलिए आपको कहा कि ये किसी फर्द वाहिद को ना लेना चाहिए ये क्रेडिट, ना हमें देना चाहिए ये क्रेडिट। मैंने आपको कहा ना कि भुट्टो साहब के ऐलान से लेके और धमाके तक 28 मई 1999 तक कितने साल गुजर गए? ये तकरीबन 22 साल गुजर गए। तो 22 साल में कितनी हुकूमतें चेंज हुई। जुनेजो साहब आए, मियाँ साहब आए, फिर बेनजीर आए, फिर मियाँ साहब आए, फिर यू नो ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। फिर मुशर्रफ साहब आ गए। सो देयरफॉर ये कोई किसी को हक नहीं है अकेला क्रेडिट लेने का कि जी मैंने जी बम चला दिया। एक तो बम हमारे यहाँ मजाक बन गया है कि हम कंधे पे बम उठा के फिरते हैं। नो, इट इज समथिंग वेरी वेरी प्राइवेट, समथिंग वेरी डिस्क्रीट, जिसको सर अगर एटमी कुव्वत हम ना बनते, आपका क्या ख्याल है कि अब भारत से हमारे किस तरह रिलेशन होते? क्योंकि वो तो हर वक्त तैयार रहते हैं हमले के लिए, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं, यूथ का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम उसकी वजह से महफूज है। तो कहीं ना कहीं इसका असर तो है। देखिए, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बिल्कुल है, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि एक हमारी, देखिए हर कौम की या हर मुल्क की ना नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और नंबर ऑफ वीक पॉइंट्स होते हैं। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में देखें तो दिस इज अ पॉइंट, बट आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट द नंबर वन पॉइंट, इट इज वन ऑफ द पॉइंट। क्या आप, मेरा वही सवाल उठता है कि क्या आप मिनहसुल कौम ठीक काम कर रहे हैं? क्या आपके स्कूलों में भैंसें नहीं बंधी हुई लोगों की? क्या आपके अस्पताल ठीक चल रहे हैं? क्या यहाँ पे सोशल जस्टिस है? क्या यहाँ पर गरीब के लिए कोई जगह है? क्या यहाँ पे जो एलीट है वो क्या कर रही है? सो ये चीजें आपको कौम बनाती हैं, ये जज्बा वहां से। मतलब यहाँ एक नेशनल सर्विस होती थी, अब नेशनल सर्विस को लोग कहते हैं जी वो फौजी ट्रेन। नो, आप हैरान हो जाएंगी, जो गर्ल्स गाइड्स और नेशनल सर्विस होती थी उसमें मसलन वो फर्स्ट एड करना सिखाते थे, मसलन वो उनकी कैंपेन होती थी सफाई की, गार्बेज उठाना, मसलन छोटा कपड़ा रिपेयर कर देना, टेंट लगाना, राइफल चलानी भी सिखा दी। लेकिन बेसिकली वो एक सोशल उसमें था, वो सब हमने खत्म कर दिया। यू सी, सो देयरफॉर मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी या एज ए कौम उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर की, लेकिन एक हद तक है कि आप अब आज के हालात में आप देखें आपकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, किन हालात में हैं आप, तो क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आपको हेल्प कर रही है? सर मैं इसी पे सवाल लेके आ रही हूँ कि माशी एतबार से हम बहुत कमज़ोर हैं,
तो क्या सिर्फ एटमी ताकत या एटमी बम सिर्फ हमारे दिफा के लिए काफ़ी होगा? देखिए, दिफा को भी समझने की बात है। हुँ, यस, फिजिकल दिफा के लिए काफी है, हुँ, ठीक है, वो मैं उससे डिनाई नहीं करता। फिजिकल दिफा के लिए काफी है। क्या आपके आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स को वो बचा सकता है? नहीं बचा सकता। हुँ, क्या आपकी कौम में कौमियत या लॉयल्टी टू द स्टेट, लॉयल्टी टू द फ्लैग, हुँ, लॉयल्टी टू दैट, इस्लाम के बारे में हमारी जो वो है, इस सारे को अगर आप ऐड करें तो क्या, मैं तो जो काउंटर क्वेश्चन करूंगा, क्या उसमें न्यूक्लियर हेल्प कर रहा है? नहीं हुँ, कर रहा। हुँ, वो अभी भी मैं बिल्कुल बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारी फिजिकल सिक्योरिटी में वो एक डिटरेंट है। हुँ, और हमारा हमेशा से ये बनाने का प्रोग्राम ही इस पे बना था, इट इज अ डिटरेंट अगेंस्ट इंडिया, खत्म, हुँ, नथिंग मोर नथिंग लेस। हुँ, और इंडिया ने ट्राई कर लिया और अब वो इट्स अ क्लोज चैप्टर। हुँ। लेकिन मेरा उस पर ये भी सवाल है कि इंडिया हमें कैप्चर करके क्या करेगा। सर मौजूदा क़यादत को अगर हम देखें तो हम इस दिफ़ा को मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में राय दीजिएगा। और हम एटमी क़ुव्वत है, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक के जो मसाइल इस वक़्त चल रहे हैं, क्या पाकिस्तान इनमें कोई अपना किरदार अदा कर सकता है? देखिए, किरदार तो वो अदा करेगा ना जो अपने तौर पर एक स्टेबल और स्ट्रांग होगा। हुँ, वो जो कहते हैं ना, जिसके अपने घर रोटी नहीं तो वो साथ वाले को रोटी क्या देगा। हुँ, सो देयरफॉर मुस्लिम ममालिक में, फ्रैंकली मैं कहूँ, ये न्यूक्लियर वहाँ के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। उनको बड़ी तकलीफ है मुस्लिम ममालिक में, जो करता धरता ममालिक हैं, उनको बड़ा इस पर प्रेशर है कि ये पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लिया है। वो अपनी जगह है, लेकिन सवाल फिर वहाँ ही आ जाता है कि आप इंटरनली स्टेबल हों, इकोनॉमिकली स्टेबल हों, आपका सोशल ऑर्डर ठीक हालत में हो, आपके अवाम अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हों, आपके पास कोई मसाइल ना हो, फिर आप किसी को कहेंगे कि यार मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और किस तरह हेल्प कर सकते हैं? एक मुस्लिम यूनिटी के लिए, एक मुसलमानों को इकट्ठा होने के लिए। इकट्ठे किस चीज़ पे होंगे, ये भी एक सवाल है। इस्लाम पे इकट्ठे होंगे या दुनियावी मसाइल पर इकट्ठे हुँ, होंगे। आपको हर हर किसी को एक रैलिंग पॉइंट चाहिए होता है, एक जगह, एक फोकस पॉइंट चाहिए होता है। तो पहले तो ये सवाल है कि मुस्लिम ममालिक खुद कितने हैं, 73 हैं या 74 हैं? क्या वो अपने आप में इकट्ठे हैं या ओआईसी के हालात देख लें, वो पंजाबी में कहते हैं ओआईसी ते चली भी गई, हुँ, समझ गए ना? हुँ। सो देयरफॉर ये तो बाद का सवाल है, मैं उधर तक आपको ले जाना नहीं चाहता। मेरा तो अपना यहाँ पर हालात के ऊपर वो है कि जो यहाँ पर इंटरनल डायनामिक्स है हमारी, जब तक हम वो ठीक नहीं करेंगे तो बाहर वालों को तो हम। सर यहाँ पे एक और अहम चीज़ है, जब बजट बनता है तो हमारा सबसे ज़्यादा बजट दिफाई उसमें चला जाता है। एजुकेशन का बजट उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ से जैसे ही एक बम बनता है तो भारत वाले भी अलर्ट हो जाते हैं, कोई बम बनाने की तैयारी वो शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ के निज़ाम को बेहतर करना है तो एजुकेशन को सबसे पहले हम लेते हैं, तो हमें बजट चाहिए जो कि नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है कि जी वो बस जी ये डिफेंस फोर्सेस खा जाते हैं सारा कुछ। मैं खुद सेक्रेटरी दिफा रहा हूँ, 2 बजट मैंने बनाए। हुँ, देखिए, बजट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। डिफेंस बजट जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ योर इकोनॉमी। हुँ, फर्ज करें हम 100 रुपए खर्च करते हैं डिफेंस के ऊपर, ठीक है ना, और 1000 रुपया हमारा बजट है टोटल। सो वो 1/10 हो गया, हुँ, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमी 2000 की हो जाए तो वो एकदम हाफ हो जाता है, हुँ, और अगर 3000 की हो जाए तो वो 1/3 रह जाता है। तो अगर हमारा बजट इस वक्त, फॉर एग्जांपल, मुझे अभी तो लेटेस्ट नहीं मुझे पता, एक टाइम पर 18% था हमारा बजट, डिफेंस का बजट, ठीक। हुँ, 18%, अब आप को ये देखना चाहिए कि किस चीज का 18% था वो। हुँ, क्या वो 350 बिलियन का 18% था, या वो 700 बिलियन का 18% था? हुँ, वो है 18%। हुँ, फिजिकल टर्म में वही पैसा खर्च हो रहा है। सही। आपका डॉलर डिवैल्यू हो जाता है,
तो वो अब डॉलर डिवैल्यू डिफेंस बजट की वजह से नहीं हो रहा। बिल्कुल। आपकी टैक्स जो कलेक्शन है वो डिफेंस बजट की वजह से खराब नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ स्मगलिंग हो रही है वो डिफेंस बजट की वजह से नहीं है। आपके लोग पैसा बाहर ले जा रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी या है, वो डिफेंस बजट की वजह से नहीं है। सो मेरा उसमें कहने का मकसद ये है कि डिफेंस बजट को एज एज अ ये इंस्ट्रूमेंट, एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है। आपको एजुकेशन की मैं कह दूं, बड़ी सीरियस इशू है एजुकेशन का विद योर पॉलिटिकल सिस्टम। जो मेरा तजर्बा रहा है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एक 5 ईयर साइकिल में चलता है। ठीक है, 5 ईयर इलेक्शन टू इलेक्शन। आप अगर एक स्कूल पे पैसे लगाएंगी फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी जो मेच्योरिटी है वो मिनिमम 10 साल है कि वो बच्चा पहली जमात में जाएगा और 10वीं जमात में हाई स्कूल से वो निकलेगा। वो 10 साल का तो मेरा टेन्योर ही नहीं है, मेरा टेन्योर 5 साल का है। वो भी अगर पूरा हो जाए तो 5 साल में से 3 साल तो हल्ले गुल्ले में जाते हैं, आखिरी 2 साल इलेक्शन ईयर आ जाते हैं। तो इसलिए हम एजुकेशन को इम्पोर्टेंट समझते नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ जो कल्चर है वडेरा जमींदार, ये सारा जो कल्चर है, ये एक एजुकेशन उसके खिलाफ है। पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो सकता है आपके सामने, आपको आर्गुमेंट जवाब दे सकता है, वो कहीं और नौकरी कर सकता है। मैं ये चाहूंगा कि मेरा मुजाहरा अनपढ़ ही हो और मेरे ही टुकड़ों के ऊपर पलता रहे, और फिर वो मेरा वोटर भी है, ये भी याद रखिए। सो एजुकेशन कम होना ये बिल्कुल एक गलत थ्योरी है कि डिफेंस की वजह से एजुकेशन या हेल्थ खराब हो रही है। ये एक निज़ाम के अंदर फ्लॉ है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हम देना नहीं चाहते। मैंने अर्ज किया आपको, घोस्ट स्कूल का बड़ा मशहूर केस था। ये गलत है कि वो खत्म हो गए, अभी भी घोस्ट स्कूल हैं जिनमें किसी की भैंसें बंधी हुई हैं, किसी की बकरियां बंधी हुई हैं। आप इंटीरियर ऑफ द कंट्री चले जाए, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, वहां का मैं दे सकता हूँ, क्योंकि उनका एक ईथॉस है, एक पश्तून ईथॉस जो एजुकेशन को ओन करता है। वहां पे वडेरा शाही उस किस्म की नहीं है। लेकिन ये बड़ा ही गलत वो है कि भाई ये डिफेंस वाले खा जाते हैं वगैरह वगैरह, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर, आप कह रहे हैं कि सिर्फ एटमी क़ुव्वत या बम हमारे दिफा के लिए या मुल्क की तरक्की के लिए काफ़ी नहीं है। दूसरी तरफ आपका ये भी बात सामने आ गई कि एजुकेशन में जो है वो सारा डिफेंस को नहीं जाता, सारा बजट वो नहीं खा जाता। लेकिन सवाल ये है कि मज़ीद दिफाई इंस्ट्रूमेंट्स अब पाकिस्तान को बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? देखिए, या तो हम बनते ना एक न्यूक्लियर पावर, अब जब हम बन गए हैं ना, तो हमें एक टर्म है मिनिमम डिटरेंस। ठीक है, मिनिमम डिटरेंस के लिए जो कुछ हमने करना है उसके लिए जरूरी है कि हम दुनिया के साथ चलते रहें, और दुनिया से, हमारे लिए दुनिया इंडिया है कि हम इंडियन उसके मुकाबले पर अपने आप को या तो फिर ख़त्म कर देना। अगर इतना बड़ा हमें इशू हो गया है कि ये सब चीज़ गलत जो हो रही है न्यूक्लियर की वजह से हो रही है, तो फिर हौसला करें, ख़त्म कर दें, फिर फी सबीलिल्लाह इंतज़ार करें। लेकिन अगर आपने न्यूक्लियर डिटरेंस, मिनिमम न्यूक्लियर क्रेडिबल, जो एक्चुअल इसकी टर्म है ना, वो है मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस, फुल स्पेक्ट्रम, ये इसकी टर्म है। अगर आपने वो रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बढ़ाते रहें, या एक कमेंसरेटिंग या मुकाबले की उसमें कायम रखें आप उसको। लेकिन अगर आपने पीछे रह जाना है तो फिर तो वो कोई बात नहीं बनती। बट मेरा फिर भी यही कहने का मकसद है कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि जी हमने न्यूक्लियर जो बनाया है, अगर वो हम ना बनाते तो कौम यहाँ पे दूध और शहद की नदियां बह रही होती, बखुदा ना बह रही होती। ये मैं आपको बता दूं, निजाम पहले है, न्यूक्लियर बाद में है। न्यूक्लियर ने निजाम नहीं बनाया, निजाम ने न्यूक्लियर बनाया। अंडरस्टैंड करने की चीज है। तो अगर आपके निजाम में फ्लॉ है, न्यूक्लियर इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ दैट होल सिस्टम इन पाकिस्तान। उसको हम हाथ लगाने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, गुफ्तगू आप सबने सुनी, पॉडकास्ट देखने का बेहद शुक्रिया।